नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भिलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारी चर्चा इन व्याख्यानों में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के बारे में चल रही है। और अभी तक के जो व्याख्यान हुए उसमें हमने प्रस्तावना और प्रतिफल के बारे में पढ़ा है। और आज हम संविदा हेतु पक्षकारों की सक्षमता की बात करेंगे कि कौन से पक्षकार संविदा के लिए सक्षम होते हैं और सक्षमता है क्या, ये संविदा को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आइए एक बार देखते हैं संविदा करने में कौन सक्षम है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने में कौन सक्षम है। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 क्या कहता है। धारा 11 में 3 बिंदु आए हैं। पहला बिंदु वयस्क या मेजर, दूसरा बिंदु स्वैच्छिक या सेन, और तीसरा विधि द्वारा निर्धारित। ये 3 मुख्य बातें धारा 11 में आई है। तो पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं, वयस्क या मेजर। अब प्रश्न ये आता है कि वयस्क किसे कहा जाए या हु विल बी मेजर। तो विधि में ऐसा माना गया है कि जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह वयस्क या मेजर माना जाएगा। और 21 वर्ष की आयु उस व्यक्ति ने प्राप्त कर ली हो जो किसी संरक्षकता में रह रहा है या किसी गार्जियनशिप में रह रहा है, तो उस दशा में वयस्कता की आयु 21 वर्ष मानी गई है। और अन्य साधारण दशाओं में 18 वर्ष। तात्पर्य ये हुआ, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले वह किसी भी प्रकार की संविदा को करने के लिए सक्षम माना जाएगा। और 21 वर्ष उस दशा में जहाँ पर व्यक्ति किसी संरक्षकता में रह रहा है या गार्जियनशिप में रह रहा है। अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, स्वैच्छिक या सेन। अब प्रश्न ये आता है कि स्वैच्छिक क्या है। स्वैच्छिक के बारे में संविदा विधि में अधिक नहीं लिखा गया है, यहाँ केवल स्वैच्छिक शब्द का प्रयोग किया गया है या सेन वर्ड का यूज किया गया है। तो स्वैच्छिक सामान्य प्रज्ञा का आदमी जो अपने नफे नुकसान के बारे में भली भांति जानता हो उसे संविदा विधि के संदर्भ में स्वैच्छिक माना गया है या सेन माना गया है। अगला बिंदु आता है विधि द्वारा निर्धारित। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उपरोक्त 2 शर्तें तो पूर्ण करता है, पहली कौन सी, व्यस्तता या मेजर, और दूसरी स्वैच्छिकता या सेन। यदि ये 2 शर्तें पूर्ण करता है तो वह करार करने के लिए सक्षम है। लेकिन तीसरी बात यही, विधि द्वारा निर्धारित, यदि उपरोक्त 2 शर्तें पूर्ण हो लेकिन तीसरी शर्त पूर्ण ना हो तब भी कोई व्यक्ति करार करने के लिए सक्षम या समर्थ नहीं माना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को विधि ने रोक दिया है किसी कारण से करार करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति करार करने में सक्षम नहीं होगा। जैसे दिवाला विधि में अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसे करार करने से रोक दिया जाता है। अगली बात हम करते हैं, अवयस्क व्यक्ति के करार की प्रकृति। अवयस्क व्यक्ति के करार की प्रकृति, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। अब हुआ ऐसा कि मान लीजिए किसी अवयस्क ने कोई करार कर लिया है, तो उस दशा में उस करार का क्या होगा और करार की विधिक वैधानिकता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। देखिएगा, भारतीय संविदा अधिनियम में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, भारतीय संविदा विधि में ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि अवयस्क या असमर्थ द्वारा किया गया करार शून्य या शून्यकरणीय होगा। यानी अर्थ ये हुआ कि भारतीय संविदा विधि में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है या इस बात का उल्लेख नहीं है कि अवयस्क व्यक्ति द्वारा कोई करार किया गया है तो वो शून्य होगा या शून्यकरणीय होगा। इस बारे में भारतीय संविदा विधि मौन है। आइए आगे देखते हैं। धारा 10,
धारा 10 अनुसार पक्षकार संविदा हेतु सक्षम हो। धारा 10 क्या कह रही है? धारा 10 उन सकारात्मक बातों को बता रही है जो किसी संविदा या करार के लिए मर्मभूत है। तो धारा 10 के अनुसार पक्षकार संविदा हेतु सक्षम हो, संविदा हेतु सक्षमता की बात की गई है धारा 10 में। तथा धारा 11 अनुसार अवयस्क संविदा हेतु सक्षम नहीं है। धारा 10 में तो सक्षमता की बात की गई और धारा 11 में असक्षमता की बात की गई कि अगर कोई माइनर है, अवयस्क है, तो वो सक्षम नहीं होगा किसी संविदा को करने के लिए। आइए आगे देखते हैं। 1903 में प्रीवी काउंसिल ने मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोषवाद में उक्त विरोधाभास को दूर किया। धारा 10 और 11 का जो विरोधाभास है, धारा 10 तो कहती है कि सक्षमता, संविदा हेतु सक्षम हो कौन? पक्षकार। और धारा 11 कह रही है अवयस्क संविदा हेतु सक्षम नहीं है। यानी अब कोई अवयस्क अगर कोई संविदा कर लेता है तो उस संविदा का होगा क्या? शून्य होगी या शून्य करनी होगी, ये संविदा विधि में कहीं वर्णन नहीं है। तो इस हेतु प्रीवी काउंसिल ने मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोषवाद में इस विरोधाभास को दूर किया। और विरोधाभास को कैसे दूर किया, इस बारे में प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा? अवयस्क की संविदा, प्रीवी काउंसिल ने कहा अवयस्क की संविदा पूर्णतया शून्य, एब्सोल्युटली वॉइड, और आरंभतः शून्य, वॉइड एब इनिशियो है। एब्सोल्युटली वॉइड या वॉइड एब इनिशियो है। ये प्रीवी काउंसिल ने कहा कि यदि कोई अवयस्क कोई करार करता है, कोई संविदा करता है, तो वह कैसी होगी? पूर्णतया शून्य। प्रीवी काउंसिल के इस वाद से पहले स्थिति साफ नहीं थी। अब आगे देखें, इस वाद में ऐसा क्या हुआ कि प्रीवी काउंसिल को यह कहना पड़ा कि अवयस्क द्वारा किया गया करार पूर्णतः शून्य होता है। तो वाद के तथ्यों पर एक बार संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि इस वाद में क्या हुआ। इस वाद में धर्मोदास घोष नाम का एक व्यक्ति जो अवयस्क था और अपनी माता के संरक्षण में रहता था। धर्मोदास घोष ने अपना घर मोहरी बीबी के पति ब्रह्मदत्त के पास 20,000 रुपये हेतु बंधक रख दिया या रहन रख दिया या मॉर्गेज कर दिया तथा 8,000 रुपये तुरंत ले लिए। एक बार वापस देखते हैं तथ्य। अवयस्क धर्मोदास अपनी माता के संरक्षण में निवास करता था, रहता था, और इस व्यक्ति ने, धर्मोदास ने, अपना घर मोहरी बीबी के पति ब्रह्मदत्त के पास 20,000 रुपये के लिए बंधक रख दिया तथा 8,000 रुपये तुरंत ले लिए। इसके पहले ही, इस बंधक के पहले, धर्मोदास की मां ने अवयस्क होने की सूचना ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी को दे दी थी। यानी ब्रह्मदत्त की, माफ कीजिएगा, धर्मोदास की माताजी ने ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी को ये सूचना दे दी कि मेरा पुत्र संविदा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह अवयस्क या माइनर है। इस पर क्या हुआ? बंधक के समय उस अटॉर्नी ने घोष से ये लिखवा लिया कि वह बालिग हो गया है। जब बंधक की संविदा की गई उस समय ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी ने धर्मोदास घोष से ये लिखवाया कि वह संविदा के समय बालिग हो गया है या वयस्क हो गया है। अब मामला आया न्यायालय के सम्मुख और न्यायालय में वादी कौन? धर्मोदास घोष। वादी ने न्यायालय के समक्ष ये कहा कि बंधक के समय वह अवयस्क था, बंधक के समय वह अवयस्क था। अतः न्यायालय ने बंधक को शून्य माना और कहा कि धर्मोदास प्राप्त की गई रकम को लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। जो वादी था धर्मोदास, उसने न्यायालय में वाद दायर किया और ये कहा कि बंधक की संविदा के समय वह अवयस्क था,
इस पर न्यायालय ने संविदा को शून्य माना और धर्मोदास को वह रुपए जो उसने बंधक के पेटे लिए थे उनको लौटाने से भी उन्मुक्ति प्रदान कर दी। इस प्रकार मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष एक लीडिंग केस था, जिससे ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि अवयस्क द्वारा की जाने वाली संविदा का परिणाम क्या होगा। एक बार वापस देखते हैं कि आज के इसी व्याख्यान में हमने क्या चर्चा की। हमने सेक्शन 11 की बात की। इसमें 3 बिंदु आए। पहला, अवयस्क या मेजर 18 या 21 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए व्यस्तता के लिए। दूसरा बिंदु, स्वच्छित या सेन। और तीसरा, विधि द्वारा निर्हरित। यदि विधि किसी व्यक्ति को संविदा करने से रोक दे तो वह व्यक्ति भी संविदा करने में सक्षम नहीं माना जाएगा। और हमने चर्चा की अवयस्क व्यक्ति द्वारा करार की प्रकृति, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। इसमें हमने ये देखा कि प्रिवी काउंसिल के उस वाद से पहले, मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष से पहले, ये स्पष्ट नहीं था कि माइनर द्वारा किया गया कोई करार शून्य है या शून्यकरणीय। धर्मोदास घोष बनाम मौर्य बीबी या मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष वाद में ये निर्धारित किया गया प्रिवी काउंसिल द्वारा कि माइनर द्वारा किया गया करार आरंभतः शून्य होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा या पूर्णतः शून्य होगा। तो आज के लिए यहीं तक, और आपसे पुनः मुलाकात करते हैं अगले ई व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार।